Good evening, students. My name is Gunjan Sharma. Today we will start with a new chapter, that is chapter number 14 of class 12th biology, ecosystem. ठीक है, इसके हम एनसीईआरटी एग्जाम पर आज सॉल्व करेंगे. We will start with MCQs. Then we will do very short answer type of questions. You can see on your left screen मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के questions डाल रखे हैं. Very short answer type of questions. Then we will start with short answer type of questions, and in the end there is long answer type of questions. Okay. तो अभी नीट पर्पस के लिए आप सबको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो जरूर सॉल्व करना ही है. ओके, देयर इज अ हाई चांस दैट इन नीट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आपके क्वेश्चंस आए. तो डू नॉट लीव एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एट ऑल. सो अभी हम शुरू करते हैं एमसीक्यूज. ओके, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग डिकम्पोजर्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया आर. ऑप्शंस आपको दिए हैं ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, सेप्रोट्रॉफ्स, कीमोटोट्रॉफ्स. ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछा है कि जो आपका फंजाई और बैक्टीरिया है वो जो आपका फंजाई एंड बैक्टीरिया है वो आपकी कौन से इन कैटेगरी में आएंगे. फर्स्ट ऑप्शन है ऑटोट्रॉफ, सेकंड है हेट्रो, थर्ड सेप्रो एंड फोर्थ कीमो. इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको ये समझना होगा कि ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं और कीमोटोट्रॉफ्स क्या होते हैं. तो अभी हम वन बाय वन समझते हैं. ठीक है, एक डिफरेंशिएशन टेबल मैंने दिया है आपके राइट स्क्रीन पे, एक बार आप उसको रेफर कीजिए. ठीक है, ये थोड़ा आपको आसान पड़ेगा. ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ को पहले समझते हैं. तो देखिए, ऑटोट्रॉफ क्या होता है, मेक देयर ओन फूड. जो अपना खुद का खाना खुद बनाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ. मतलब ये किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट नहीं रहते हैं अपना खाना बनाने के लिए, अपना खाना खाने के लिए. ये खुद का खाना खुद ही बनाते हैं. तो ऑटोट्रॉफ की कैटेगरी में आपके आते हैं प्लांट्स, प्रोटिस्टा और कुछ बैक्टीरियाज. ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस करके ये खुद का खाना खुद बना लेते हैं. फिर आते हैं आपके हेटेरोट्रॉफ्स. हेटेरोट्रॉफ्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. ये खुद का खाना खुद बना ही नहीं सकते हैं. इनको बाहर से एनर्जी जो सोर्सेस जो होते हैं वहां से इनको अपना खाना लगता है. ठीक है, इनको बाहर से नीड पड़ती है कि ये किसी और प्लांट या किसी और ऑर्गेनिज्म को खाए जिससे ये अपना पेट भरे. तो उनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स. और इनके एग्जाम्पल्स है एनिमल्स, फंगस एंड बैक्टीरिया. कुछ बैक्टीरिया हैं, ठीक है, जो हेटेरोट्रॉफ भी होते हैं और ऑटोट्रॉफ भी होते हैं. तो आपको डायग्राम भी यहाँ पे दे रखा है, जैसा कि आप ऑटोट्रॉफ में देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे प्लांट का डायग्राम लगाया है, ये प्रोटिस्टा का डायग्राम है. ठीक है, और हेटेरोट्रॉफ में मैंने डायग्राम लगाए हैं मशरूम का जो आपका फंगस होता है, आपके एनिमल का जो प्लांट्स खाता है, एंड कुछ बैक्टीरियाज जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को फीड करते हैं. अब हम समझते हैं, हमने ये तो देख लिया कि हेटेरो एंड ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग कि आपके सेप्रोट्रॉफ्स जो यहाँ पे दिया है, सेप्रोट्रॉफ्स और कीमोटोट्रॉफ्स ये क्या होते हैं. ठीक है, दैट टू वी हैव टू अंडरस्टैंड. तो देखिए बेटा, जो सेप्रोट्रॉफ्स आपके होते हैं वो मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में भी लिख के दिया है. सेप्रोट्रॉफ्स एक्चुअली हेटेरोट्रॉफ्स ही होते हैं. दे आर द टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स और कीमोटोट्रॉफ आर द टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफ. ठीक है, ये डिफरेंशिएशन तो आपको पूरा होना चाहिए पहले. और सेप्रोट्रॉफ्स हम किनको बोलेंगे, जो डेड. सेप्रोट्रॉफ हम उनको बोलेंगे जो डेड मटेरियल या डेड ऑर्गेनिज्म, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे जो फीड करते हैं, डेड एंड डिके इन ऑर्गेनिज्म पे जो फीड करते हैं उनको सेप्रोट्रॉफ बोलते हैं. और कीमोट्रॉफ किनको बोलते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से खुद का खाना बना लेते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में आता है, केमिकल्स में आता है ना. तो कीमो से तो हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑटोट्रॉफ जो खुद का खाना बनाएंगे. तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से खुद का खाना खुद बना लेते हैं उनको हम बोलते हैं कीमोटोट्रॉफ. तो क्वेश्चन में बोला कि फंगस और बैक्टीरिया को आप किस कैटेगरी में रखोगे. तो देखिए, फंगस तो हेटेरोट्रॉफ है और हमने ये भी पढ़ा कि बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो हेटेरोट्रॉफ होते हैं. ठीक है, तो पहली कैटेगरी तो जाएगी हेटेरोट्रॉफ की, दैट इज सेकंड नंबर पे जो लिखा है. अब हमने इनको हेटेरोट्रॉफ बोला
तो फंगस कैसा होता है मैं आपको बता दूं, फंगस एक सैप्रोट्रॉफ होता है। मतलब ये जो भी डेड मटेरियल जो होते हैं, डेड एंड डिके जो मटेरियल होता है उन पे फीड करता है। हेटेरोट्रॉफ में भी कौन सा टाइप होता है फंगस का? सैप्रोट्रॉफ होता है। तो सैप्रोट्रॉफ हो गया थर्ड। तो योर राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी विच इज सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो सी सेकेंड एंड थर्ड आपका राइट आंसर होगा। तो डिकम्पोजर्स आर हेटेरोट्रॉफ दैट ब्रेक डाउन फीड ऑन द रिमेन्स ऑफ द डेड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, डिकम्पोजर्स का मतलब क्या होता है? डिकम्पोजर्स का मतलब ही ये होता है कि जो डेड ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, और इनको हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉफ्स। ये यहाँ पे लिख ही दिया है। ठीक है, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर विद यू। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ। द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इससे क्या रिलीज होता है, ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए मिनरलाइजेशन का मतलब पहले समझना होगा हमें, उसके बाद हम देखेंगे आगे का ऑप्शंस। ठीक है, तो मिनरलाइजेशन क्या होता है? मिनरलाइजेशन का मतलब होता है कि मिनरल्स का प्रोडक्शन। ठीक है, और मिनरल्स का प्रोडक्शन। ठीक है, और मिनरल्स का प्रोडक्शन जो होता है वो कौन करता है? वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं उस प्रोसेस में। दैट इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जब ये आगे प्रोसेस होती है तो इस प्रोसेस में क्या होता है? सबसे पहले एक बेसिक कॉइल होता है। जैसे आपके जो अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर बहुत सारे मिनरल्स और एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे जो बेसिक फॉर्म होती है इसकी, जो अनमिनरलाइज्ड होती है, जिसमें अभी मिनरल्स प्रोड्यूस नहीं है, बस जो एलिमेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट से क्या बनता है? एलिमेंट से बनता है आपका हमस। ये खाने वाला हमस नहीं है, ये मिनरल्स वाला हमस है। अब हमस के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपना प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, और उससे क्या होता है? मिनरलाइजेशन होता है, मिनरल्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ऐसे मिनरल्स का प्रोडक्शन होता है थ्रू हमस। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन। तो अब हम ऑप्शन देखते हैं आपको क्या क्या दिया है। तो देखिए जो आपका पहला ऑप्शन है वो है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम हमस। ठीक है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। सेकंड ऑप्शन है बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेट्रिटस। थर्ड ऑप्शन है आपका ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम हमस। एंड फोर्थ ऑप्शन है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेट्रिटस एंड फॉर्मेशन ऑफ हमस। तो ये आपको चार ऑप्शंस आपको दिए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आपके हमस के ऊपर एक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्शन ऑफ हमस वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। जो डेट्रिटस डेट्रिटस वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि डेट्रिटस से नहीं होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमस पे एक्ट कर देंगे। तो फ्रॉम हमस वाले में हमें देखना है कि करेक्ट क्या होगा। पहला दिया इनऑर्गेनिक एंड थर्ड दिया ऑर्गेनिक। तो ये चीज आपको गांठ बांधनी है कि जो मिनरलाइजेशन होता है वो ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को प्रोड्यूस करता है। किसको करता है? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को प्रोड्यूस करेगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम हमस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन में राइट साइड में देखो, द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प्स इन द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम हमस। द हमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम ऑर्गेनिजम्स एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स अकर बाय द प्रोसेस कॉल्ड मिनरलाइजेशन। हमस भी आगे जाके डिग्रेड होता है कुछ ऑर्गेनिज्म से, और फिर उसके बाद ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी रिलीज होते हैं इसमें, और इसी प्रोसेस का नाम है मिनरलाइजेशन। ठीक है, तो अब आता है हम ऑप्शन नंबर सी पे। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ। इसमें प्रोडक्टिविटी की बात की है। देखो इस क्वेश्चन में ना ज्यादा कुछ समझने का नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में एज इट इज याद करना है। इसमें बस आपको प्रोडक्टिविटी का जो है डायमेंशंस जो है, ठीक है, जो उसका यूनिट है वो पूछा है, और कुछ नहीं पूछा है। तो प्रोडक्टिविटी क्या होता है? सबसे पहले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि प्रोडक्टिविटी होता क्या है। ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रोडक्टिविटी हम क्या होता है। तो देखिए बेटा, प्रोडक्टिविटी क्या होता है? प्रोडक्टिविटी इज एक्चुअली व्हाट इट इज दी, जब हम किसी को बोलते हैं कि ये प्रोडक्टिव है, इसका मतलब क्या है कि जो वर्क है, वर्क पर यूनिट टाइम, है ना, वर्क पर यूनिट टाइम, ये वो बंदा अच्छा कर रहा है, उसका मतलब होता है प्रोडक्टिविटी। ठीक है,
वर्क पर अपॉन टाइम, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि एनर्जी जो एक्सपेंड हो रही है दैट पर यूनिट टाइम, उसको भी हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। और बायोमास प्रोडक्शन का जो रेट होता है उसको हम बोलते हैं, जैसे हमने बोला वर्क पर अपॉन टाइम, ठीक है, तो पर यूनिट टाइम तो हो गया एंड वर्क हो गया, तो ये क्या हो गया, रेट। जब भी पर यूनिट टाइम आएगा यू हैव टू क्लियर इट दैट इट इज रेट। ओके। और वर्क का यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे वर्क का मतलब ये है कि आपका जो बायोमास का प्रोडक्शन है वो कितना हो रहा है, दैट इज वर्क, बायोमास प्रोडक्शन। तो बेसिकली आपका प्रोडक्टिविटी क्या हुआ इन दी एंड, अगर आपको डेफिनेशन पूछे प्रोडक्टिविटी का, दैट यू विल से द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। अब इसको एक्सप्रेस हम कैसे करते हैं, इसको एक्सप्रेस हम करते हैं जीएम रेस टू पावर -2 ईयर रेस टू पावर -1, या फिर किलो कैलोरी m रेस टू पावर -2 ईयर रेस टू पावर -1 टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम्स। अब ये जो मैंने आपको यूनिट्स बताई है ना, ये आपको खुद से बनानी नहीं है, आप कुछ भी आंसर इसका टिक नहीं कर सकते हो। ये एक्चुअली जो यूनिट्स है आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखी है और वहीं से आपको ये वाला टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ग्राम, GM not gram, GM -2 year -1 that is, and fourth is kilocalorie M -2 and year -1, यही आपका राइट आंसर होगा। तो सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन आपको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, तो योर राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, अगर कोई आपसे पूछे तो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, और इसकी जो यूनिट्स है वो हमें बता ही दी है कि क्या होती है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें सेकंड एंड थर्ड लिखा, सेकंड एंड फोर्थ लिखा हुआ है, तो दैट इज द यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फाउंड इन विच इकोसिस्टम। ये वाला क्वेश्चन भी अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है आपकी, ठीक है, अगर आपको एनसीईआरटी पे पूरा ग्रिप है एंड यू हैव रेड द एनसीईआरटी अच्छे से, तो ये इसका आंसर भी आपको पता होगा कि इन्वर्टेड पिरामिड का मतलब क्या है। नॉर्मली आपके पिरामिड ऐसे दिखते हैं, मतलब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बेस में आते हैं, फिर कंज्यूमर्स आते हैं जिसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर्स आते हैं। तो जो आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका नंबर ज्यादा होता है, ये प्रोड्यूसर्स का नंबर हमेशा ज्यादा होता है। नॉर्मली आपका अपवर्ड पिरामिड दिखता है, लेकिन अगर इस पिरामिड को हम इन्वर्ट कर दे, इन्वर्ट का मतलब है अब आपका पिरामिड नॉर्मली तो ऐसा होता है, इसकी जगह अगर पिरामिड आपका ऐसा हो जाए, मतलब आपके कंज्यूमर का नंबर आपके प्रोड्यूसर से ज्यादा हो जाए, कंज्यूमर का नंबर प्रोड्यूसर से ज्यादा हो जाए, तो उसको बोलेंगे हम इन्वर्टेड पिरामिड। और क्वेश्चन में पूछा है कि जो आपका इन्वर्टेड पिरामिड होता है वो नॉर्मली कहाँ पे दिखता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया फॉरेस्ट, सेकंड मरीन, थर्ड ग्रासलैंड, फोर्थ टंड्रा। तो सबसे पहली बात, ये जो इन्वर्टेड पिरामिड आपने पढ़ा है ये एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा है कि ये सी के अंदर मिलता है, सी का मतलब हो गया मरीन, तो आपका आंसर तो निकल गया है कि मरीन होगा। फॉरेस्ट के अंदर नहीं मिलता है, फॉरेस्ट के अंदर अपवर्ड मिलेगा, ग्रासलैंड के ऊपर भी नहीं मिलता है, टंड्रा के ऊपर भी नहीं मिलता है। तो आपको एक तरह से ऐसे याद रख लेना, जो भी चीज लैंड पे मिल रही है ना, लैंड पे वो इन्वर्टेड पिरामिड नहीं है, जो सी के अंदर मिल रही है, जो लैंड के नीचे मिल रही है, पानी के अंदर मिल रही है, वहां पे इन्वर्टेड पिरामिड होगा। ठीक है, the pyramid is biomass in the sea is generally inverted because the biomass of fishes far exceeds that of polyplankton, phytoplankton। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो ऊपर कंज्यूमर्स हैं वो है फिशेस, ठीक है, और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है फाइटोप्लैंक्टन। और फिशेस का जो नंबर है वो बहुत ज्यादा, उनका जो बायोमास है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू फाइटोप्लैंक्टन, दैट्स व्हाई इन मरीन इन्वर्टेड पिरामिड वी गेट ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्यूसर। और इसमें ऑप्शंस देखिए आपको क्या क्या दिया है, ऑप्शंस आपको दिया है स्पायरोगैरा, गैरिकस, वॉलवॉक्स, नोस्टॉक। सबसे पहले व्हाट इज प्रोड्यूसर, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि प्रोड्यूसर होता क्या है। प्रोड्यूसर का मतलब क्या है, ऑटोट्रॉफ। क्या है, ऑटोट्रॉफ, मतलब जो खुद का खाना खुद बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। इसके एग्जाम्पल्स हमने क्या क्या पढ़े थे, प्लांट पढ़ा था,
प्रोटिस्टा पढ़ा था और कुछ बैक्टीरिया भी पढ़े थे। तो देखिए ऑप्शन के अंदर स्पाइरोगायरा जो है वो तो एक बैक्टीरिया है, तो वो तो प्रोड्यूसर हो गया। एगैरिकस जो है वो क्या है? एगैरिकस एक्चुअली फंगस है। और फंगस हमने क्या पढ़ा था? फंगस आपका सेप्रोट्रॉफ होता है, फंगस आपका हेटेरोट्रॉफ होता है, फंगस आपका प्रोड्यूसर नहीं है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, फंगस, दैट इज एगैरिकस। आगे भी देख लेते हैं, वॉलवॉक्स भी आपका बैक्टीरिया है और नॉस्टॉक भी आपका बैक्टीरिया है। तो ऑब्वियसली रूल 1 आपको करना है एक, तो दैट इज फंगस विच इज नॉट प्रोड्यूसर, विच इज हेटेरोट्रॉफ, which feed on dead and decaying matter and called sepirotroph. So agaricus is your answer of option of question number 5. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। Which of the following ecosystem is most productive in terms of net primary production? इसमें बोला है कि इनमें से कौन सा इकोसिस्टम मोस्ट प्रोडक्टिव है, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है इन टर्म्स ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्शन के टर्म्स में। ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है बेटा, ये आपको समझना है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब है एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। इसका मतलब है कि टोटल आपका जो भी प्राइमरी लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है, आपके एनर्जीज का, बायोमास का, प्राइमरी लेवल पे जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो बेसिकली आपके प्रोड्यूसर्स लोग कर रहे हैं, ठीक है, जो प्रोवाइड करते हैं उसको, जो मतलब जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो करते हैं, उसी को हमने बोला है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। तो क्वेश्चन में बोला है कि कौन से इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा नेट प्राइमरी प्रोडक्शन होता है। तो बेसिकली आपको इनडायरेक्टली ये देखना पड़ेगा इन इकोसिस्टम में से। वैसे तो ये एकदम सीधा सीधा लाइन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि यहाँ पे नेट प्राइमरी प्रोडक्शन सबसे हाई होता है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको एक इसके पीछे का लॉजिक समझाऊं कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यही है कि आपको ये देखना होगा कि इन चारों इकोसिस्टम में से कहाँ पे सबसे ज्यादा प्लांट्स उगते हैं, कहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर्स पाए जाते हैं, वहीं पे नेट प्राइमरी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होगा। पहला तो लिखा है डेजर्ट, डेजर्ट में तो होगा ही नहीं, डेजर्ट के अंदर तो प्लांट्स बहुत कम होता है, कैक्टस होते हैं, बहुत ही पानी नहीं होता है, ठीक है, दूर दूर तक फॉरेस्ट नहीं होते हैं। डेजर्ट तो आपका रॉन्ग आंसर हो गया। सेकेंड है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एक अच्छा आंसर हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लांट्स पाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओशंस भी नहीं है, ओशंस का तो अभी हमने पढ़ा था कि इन्वर्टेड पिरामिड मिलता है, तो प्रोड्यूसर्स तो कम होते हैं वहां पे, और एस्चुरीज तो बहुत ही छोटी होती है, वहां पे भी पॉसिबल ही नहीं है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्शन सबसे हाई हो। तो योर राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी, विच इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी अवेलेबल होती है, जिसमें से सबसे ज्यादा हाई प्रोडक्टिविटी पाई जाती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब आते हैं हम पिरामिड ऑफ नंबर्स पे। पिरामिड ऑफ नंबर्स बोला है कि किस पिरामिड ऑफ नंबर्स के बारे में पूछा है, और पूछा है कि पिरामिड ऑफ नंबर्स इज ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज इन्वर्टेड, ईदर अपराइट और इन्वर्टेड, नीदर अपराइट और नॉर इन्वर्टेड। ठीक है, तो आपको पिरामिड ऑफ नंबर्स पूछा है कि ये हमेशा अपराइट होता है, हमेशा इन्वर्टेड होता है, या तो ना तो अपराइट हो, या तो अपराइट होगा या इन्वर्टेड होगा, और दोनों में से कुछ भी नहीं होगा। तो लास्ट ऑप्शन तो गलत है, कुछ ना कुछ तो होगा ही दोनों में से। और पिरामिड ऑफ नंबर्स होता क्या है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। देखिए पिरामिड ऑफ नंबर्स ना एक्चुअली वही है, जैसे हमने बायोमास का पिरामिड बनाया था, अब यहाँ पे नंबर्स का पिरामिड बनता है। मतलब आपको सबसे नीचे तो प्रोड्यूसर होगा, फिर प्राइमरी कंज्यूमर होगा, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, फिर टर्शियरी कंज्यूमर होगा। अब नंबर्स के ऊपर पिरामिड है, तो हम देखेंगे प्रोड्यूसर्स का कितना नंबर है, ठीक है, कंज्यूमर्स का कितना नंबर है, उस हिसाब से पिरामिड बनाया जाएगा। पहले वाले पिरामिड हमने बायोमास के देखे थे, कहाँ पे ज्यादा बायोमास है, ये सब। तो ये होता है पिरामिड ऑफ नंबर्स। अब पिरामिड ऑफ नंबर्स है ना, ये भी
अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है, इसमें भी दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। तो इसलिए आपका राइट ऑप्शन होगा ईदर अपराइट और इन्वर्टेड, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए एक्सप्लेनेशन भी लिखा है इसका, राइट स्क्रीन पे देखिए, इन मोस्ट इकोसिस्टम्स ऑल द pyramids of numbers of energy and biomass are upright, that is producers are more in number and biomass than the herbivores, and the herbivores are more in number of biomass than the carnivores. But if you were to count the number of insects feeding on a big tree, we will find that the number of insects is far larger than number of trees. Exceptionally, this makes the pyramid number inverted. तो इस एक्सप्लेनेशन में ना एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल में ऐसा बोला है कि नॉर्मली तो यही होता है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना आपके, वो ज्यादा होते हैं कंज्यूमर से। लेकिन अगर आप एक इंसेक्ट और प्लांट का एग्जाम्पल लो, प्लांट है आपका प्रोड्यूसर, इंसेक्ट है आपका कंज्यूमर। एक बड़ा सा ट्री होगा, मतलब प्रोड्यूसर हो गया 1 और उसके ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट्स होंगे, तो इंसेक्ट्स का नंबर हो गया प्लांट से ज्यादा। तो कई बार इन्वर्टेड पिरामिड भी देखने को मिल जाता है जिसके अंदर कंज्यूमर का नंबर प्रोड्यूसर से ज्यादा होता है। ये देखिए ऐसा पिरामिड बनते हैं। ग्रीन लाइन जो आपको यहाँ पे ग्रीन स्ट्रिप दिखा रखी है वो है प्रोड्यूसर्स की, देन येलो इज फॉर दिस skin color, cream color is for primary consumers, then secondary consumer blue color and yellow color is for tertiary consumer. ऐसे कलर इसके वो नहीं होते हैं, डोंट टेक इट अदर वे कि कलर फिक्स है, ये तो बस समझाने के लिए मैंने कलर फिल करके आपको जिससे डिफरेंशिएट हो जाए इसलिए दिखाया है। ओके, तो दिस इज द पिरामिड। अब ये पिरामिड बायोमास का भी हो सकता है, नंबर्स का भी हो सकता है, ठीक है, एनर्जी का भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स कि आपको कौन से पिरामिड के बारे में पूछ रहे हैं। बट दिस कैन बी अपराइट, ये तो अपराइट पिरामिड दिखाया है, और ये ऐसे उल्टा भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड इन्वर्टेड पिरामिड। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। Approximately how much of the solar energy that falls on the leaves of a plant is converted to chemical energy by photosynthesis? अच्छा, ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि ये आपका एक प्लांट है, ये उसकी एक पत्ती है। अब ये है सन जो कंटिन्यूअसली वहां पे एनर्जी देता है। तो कितना एनर्जी है जो इस सन से यहाँ पे एनर्जी पड़ा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो लीफ है, ये जितना भी एनर्जी इस पे आ रहा है सन का, उसमें से कितना प्रतिशत, कितना परसेंटेज एनर्जी ये फोटोसिंथेसिस करने में काम में लेगी, कितना परसेंट एनर्जी। तो दिस इज फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर एक्चुअली आपके इसमें दे भी रखा है, ठीक है। हाँ, इसका आंसर जो है वो आपके इसमें दे रखा है, क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी में दे भी रखा है। एक्चुअली ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पे, इसमें बोला है कि हाउ मच ऑफ द सोलर एनर्जी दैट फॉल्स ऑन द लीव्स ऑफ अ प्लांट इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस। होता तो क्या है ना कि 1 to 5% एनर्जी जो होता है वो काम में आता है, 1 to 5% जो होता है वो एक्टिव होता है, जो हम एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस के लिए काम में लेते हैं, दैट इज द एक्टिव, एक्टिव, ओके। एंड जो लीफ होती है, लीफ जो होती है वो कैप्चर करती है 2 से 10%। तो यहाँ पे 1 to 5 का ऑप्शन तो दे नहीं रखा है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा 2 से 10। वरना अगर मान लो एक ऑप्शन होता 1 to 5 का और दूसरा ऑप्शन 2 to 10, तो आप राइट आंसर टिक करते 1 to 5। क्योंकि देखो बेटा, द पॉइंट इज कि आपको क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि लीफ कितना एनर्जी कैप्चर कर रही है। क्वेश्चन में आपको ये पूछा है कि जितना एनर्जी कैप्चर हो रहा है ऑलरेडी, जैसे 2 से 10 हो रहा है, उसमें से भी प्लांट कितना काम में ले रहा है फॉर फोटोसिंथेसिस। एनसीईआरटी में क्लियरली दिया है कि एक लीफ कैप्चर करेगी 2 से 10 और उसमें से काम में लेती है 1 से 5 फॉर फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे 1 से 5 का ऑप्शन है नहीं, तो हम 2 से 10 टिक करेंगे। लेकिन अगर 1 to 5 का ऑप्शन हुआ तो आप वही टिक करके आओगे, बिकॉज 2 से 10 तो है कैप्चरिंग एंड 1 to 5 है आपका एक्टिव, ठीक है। पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर आपका 9th, लेफ्ट स्क्रीन पे आप देखिए आपके क्वेश्चन नंबर 9th को। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9th आपका बोल रहा है अमॉन्ग द फॉलोइंग वेयर डू यू थिंक द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन वुड बी द फास्टेस्ट। एक थोड़ा जूम कर देते हैं फॉर यू सो दैट यू कैन सी प्रॉपरली। या तो क्वेश्चन नंबर 9th में लिखा है इनमें से कहाँ पे प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। आपको ऑप्शंस कैसे दिए हैं वो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सेकेंड ऑप्शन है एंटार्क्टिका, थर्ड ऑप्शन है ड्राई एरिड रीजन एंड फोर्थ ऑप्शन है अल्पाइन रीजन। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो वही है जहाँ पे बहुत घना जंगल होता है, बारिश होती है। एंटार्क्टिका एकदम स्नोही प्लेस है जहाँ पे बस बर्फ होती है। ड्राई एरिड रीजन जैसे डेजर्ट्स हो गए आपके, ठीक है, जहाँ पे बहुत ड्राई पड़ता है, गर्मी होती है, पानी नहीं होता है। और एल्पाइन रीजन होता है बीच के रीजन, पहाड़ी टाइप। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा डिकम्पोजिशन होगा, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन कहाँ पे सबसे फास्ट होगा। तो देखिए सबसे फास्ट कहाँ पे होगा, जहाँ पे सबसे ज्यादा डेड रिमेन्स होंगे और सबसे ज्यादा फंगस फंगस होंगे। फंगस सबसे ज्यादा होगा, सेप्रोट्रॉप बेसिकली फंगस को मैं एक एग्जाम्पल की तरह यहाँ पे यूज कर रही हूँ। जहाँ पे सबसे ज्यादा सेप्रोट्रॉप होंगे, जहाँ पे सबसे ज्यादा डेड मटेरियल होगा, ठीक है, वहीं पे प्रोसेस सबसे फास्ट होगा। क्योंकि हम किसी भी स्पीड को जब कंपेयर करते हैं फास्ट या स्लो को, तो हम रेट के थ्रू करते हैं। रेट रेट को कंसिडर करके करते हैं। और जो रेट है उसके अंदर ये भी मैटर करेगा कि कितना अमाउंट है और कितने टाइम में हो रहा है। तो जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतना फास्ट होगा। तो चारों ऑप्शन में से इट्स वेरी एविडेंट कि कहाँ पे सबसे ज्यादा अमाउंट पाया जाएगा प्लांट का, डेड रिमेन्स का, ठीक है, सैप्रोट्रॉप्स का। तो वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा डेड रिमेन्स, प्लांट्स, फीकल मैटर ये सब पाए जाएंगे। तो वहां पे सबसे ज्यादा फास्ट रेट पे ये काम होगा। तो राइट स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन दैट plant remains such as leaves, bark, flowers, and dead remains of the animals, including fecal matter, constitute detritus, which is the raw material for decomposition. The tropical rainforest produce the highest biomass and hence produces the highest detritus. तो इस एक्सप्लेनेशन में यही लिखा है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है वो सबसे ज्यादा डेट्रिटस को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, दैट इज व्हाट इज रिटन हियर। एंड उसके बाद hence the rate of decomposition is highest in the tropical rainforest. इसलिए जो रेट होगा डिकम्पोजिशन का वो हाईएस्ट होगा इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि वहां पे जो प्रोडक्शन है डेट्रिटस का वो भी हाईएस्ट है। जैसा कि मैंने आपको इधर समझाया, सेम चीज ही मैंने यहाँ पे लैंग्वेज में लिख के समझा दिया है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th। ओके, क्वेश्चन नंबर 10th इज अबाउट लर्निंग ओनली। आपने अगर एनसीईआरटी को अच्छे से याद किया है तो आपको ये इट्स अ फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन है। फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन की बात ये होती है कि आप जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके दिमाग में वो चीज रिटेन हो जाएगी और उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10th बोल रहा है हाउ मच ऑफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज ईटन एंड डाइजेस्टेड बाय हर्बीवोर्स। अच्छा, तो इसमें बोला है कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स होते हैं, ठीक है, टेरेस्ट्रियल मतलब हो गया लैंड वाला इकोसिस्टम जो होता है, इन इकोसिस्टम का कितना नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है जो यहाँ के हर्बीवोर्स से और हर्बीवोर्स से खाए जाते हैं। मतलब हर लैंड पे हर्बीवोर्स तो रहेंगे। हर्बीवोर्स का मतलब है जो प्लांट पे फीड करते हैं, ठीक है, जो प्लांट को अपना खाना बनाते हैं, हर्बीवोर्स। तो इसमें बोला है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो लैंड है इकोसिस्टम, वो उसका कितना नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है जो ये हर्बीवोर्स खा जाते हैं। और आपको ऑप्शन दिया है 1%, 10%, 40, 90। तो आपका सही ऑप्शन होगा 10%। ये आपकी एनसीईआरटी में अलग से मेंशन भी कर रखा है अच्छे से, तो इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू 10% लो, एक्चुअली 10% का ना लो है, वो लो आपको जानना पड़ेगा
10% का लो, वो 10% का लो क्या बोलता है कि जो आपकी कार्निवोर्स है ना, जो एनिमल्स को खाते हैं, वो भी 10% ही खाएंगे, और जो एनिमल्स इंसेक्ट्स को खा रहे हैं, वो भी 10% इंसेक्ट्स को खाएंगे, जो इंसेक्ट प्लांट को खा रहे हैं, वो भी 10% ही खाएगा। ठीक है, ये कंज्यूमर्स के लिए लो बनाया गया। याद रखना, ये लो प्लांट के लिए नहीं है। प्लांट का तो हमने अभी पढ़ा था, बस 1 से 5% ही है जो प्लांट एनर्जी को यूज करता है। ये लो है कंज्यूमर्स के लिए 10% का। तो इसलिए आपका आंसर 10% ही होना चाहिए, चाहे आपको हर्बीवोर के बारे में पूछे, चाहे आपको कार्निवोर के बारे में पूछे, चाहे आपको ऑमनीवोर के बारे में पूछे। योर आंसर वुड बी 10% ओनली, राइट? या सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन द चेंज दैट टेक प्लेस इन कम्युनिटीज आर। इसमें बोला है कि जब इकोलॉजिकल सक्सेशन का प्रोसेस चलता है तो क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है, जो आपके टेक प्लेस करते हैं, चेंजेस उनके बारे में पूछा है। क्या चेंजेस होते हैं जो टेक प्लेस करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, तो अभी हम पढ़ लेते हैं क्या 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 ऑप्शंस आपको दिए हैं। तो ऑप्शन आपको पहले दिया है ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल, सेकंड ऑप्शन दिया है रैंडम, थर्ड ऑप्शन दिया है वेरी क्विक एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है नॉट इन्फ्लुएंस बाय फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन में बोला है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन कम्युनिटीज आर। जब भी इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है तो क्या जो कम्युनिटीज में चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सीक्वेंस में होते हैं, ऑर्डर में होते हैं, या रैंडम होते हैं, या बहुत जल्दी होते हैं, या फिर फिजिकल एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। तो योर राइट ऑप्शन तो मैं आपको बता देती हूँ कि होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब क्यों होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो राइट स्क्रीन पे आप देखिए, द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशन ऑफ एन गिवन एरिया इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो योर आंसर लाइज इन द क्वेश्चन ओनली। क्यों? क्योंकि देखिए इकोलॉजिकल सक्सेशन का डेफिनेशन ही बोलता है ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब है धीरे, और प्रिडिक्टेबल। ठीक है, प्रेडिक्टेबल चेंज इन द स्पीसीज कंपोजिशन इज कॉल्ड इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब ग्रेजुअल तो धीरे हो गया, तो वेरी क्विक आंसर खत्म हो गया। प्रेडिक्टेबल का मतलब क्या है कि कोई चीज हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब किसी चीज को हम तभी प्रिडिक्ट कर पाएंगे ना जब कोई चीज सीक्वेंस या ऑर्डर में चल रही होगी, मतलब सालों से कोई चीज चलती आ रही है, उसी के बेसिस में हम फ्यूचर का प्रिडिक्शन कर पाएंगे। और अगर वो चीज ऑर्डर और सीक्वेंस में होगा तभी हम उसको प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि क्या होने वाला है। इसलिए द आंसर लाइज इन अ क्वेश्चन आई सेड कि इकोलॉजिकल सक्सेशन का अगर हम डेफिनेशन पढ़े तो उसी में लिखा है कि प्रिडिक्टेबल होगा। प्रिडिक्टेबल होगा इसलिए ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियल शुड बी योर आंसर। अब सेकेंड लाइन में लिखा है राइट स्क्रीन पे, एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल द कम्युनिटीज इज दैट देयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंटली चेंज इन रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सारे के सारी कम्युनिटीज की ये है कि उनकी कंपोजिशन, ठीक है, सारी कम्युनिटीज की ये है एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक कि सारी कम्युनिटीज में जो भी चेंजेस होते हैं उनकी कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर चेंज करता है इन रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो दिस शुड बी इन्फ्लुएंस बाय फिजिकल एनवायरमेंट। ठीक है, दूसरी लाइन में यही लिखा है कि फिजिकल एनवायरमेंट में चेंजेस होते हैं तभी आगे जाके कम्युनिटीज में भी चेंजेस होते हैं। So that should be influenced by physical environment. And last line है, these changes are orderly and sequential parallel with the changes in the physical environment. ठीक है, तो these changes are orderly and sequential. ये वहां पे प्रूव कर दिया है through the explanation of ecological succession. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज इन स्टेट ऑफ। क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज इन स्टेट ऑफ, ये पूछा है। ठीक है, और आपको ऑप्शंस क्या दिए हैं? ऑप्शंस आपको दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है नॉन इक्विलिब्रियम। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया है नॉन इक्विलिब्रियम, एंड सेकंड ऑप्शन आपको दिया है इक्विलिब्रियम, एंड थर्ड ऑप्शन आपको दिया है डिसऑर्डर, और फोर्थ ऑप्शन आपको दिया है कांस्टेंट चेंज। तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी होता क्या है। तो देखिए क्लाइमेक्स कम्युनिटी होता वो है, उसको बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। उस इकोलॉजिकल कम्युनिटी को हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी बोलेंगे
इकोलॉजिकल कम्युनिटी को, जिसके अंदर पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्टेबल रहेगा। मतलब जो भी यहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स का पॉपुलेशन रहेगा वो स्टेबल रहेगा और बैलेंस में रहेगा एनवायरमेंट के बैलेंस। अगर आपको क्लाइमेक्स कम्युनिटी का डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बोलोगे? द कम्युनिटी इन विच द पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज बैलेंस एंड इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, बैलेंस स्टेबल रहेगा, प्लांट्स एंड एनिमल का पॉपुलेशन स्टेबल रहेगा और बैलेंस में रहेगा विद द एनवायरमेंट, उसी को हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होता है ना, वो फाइनल स्टेज होता है। इट्स अ फाइनल स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसके बाद कोई स्टेज नहीं होती है। तो देखिए, जब भी इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है या फिर कोई भी चीज अगर डेवलप होती है या फिर इवोल्यूशन में जाती है, इकोलॉजिकल सक्सेशन भी एक तरह का इवोल्यूशन ही है। तो हमें क्या करना है एक्चुअली इन द एंड ऑफ द सक्सेशन और इवोल्यूशन? हमें एक स्टेबिलिटी अटेन करनी है। एक स्टेबिलिटी की तरफ सारी रिएक्शंस होती हैं। ये भी एक तरह की रिएक्शन ही है जो स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए है। और क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो है वो लास्ट स्टेज होता है। तो लास्ट स्टेज तो स्टेबल होना ही चाहिए, इसलिए उसके डेफिनेशन में ही लिखा है कि स्टेबिलिटी है। और स्टेबिलिटी और बैलेंस है तो इसका मतलब है कि वो इक्विलिब्रियम के स्टेट में है। इक्विलिब्रियम का स्टेट जो होता है वो स्टेबल होता है एंड बैलेंस होता है। तो योर राइट आंसर इज इक्विलिब्रियम। कांस्टेंट नहीं होगा, डिसऑर्डर भी नहीं होगा, नॉन इक्विलिब्रियम भी नहीं होगा, इट विल बी इक्विलिब्रियम ओनली। Question number 13. Question number 13 is among the following biogeochemical cycles, which one does not have losses during respiration? ठीक है, इसमें बोला है कि इनमें से कौन से among the following biogeochemical cycles, जो यहाँ पे फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, तीन ऑप्शन दिए हैं कि साइकिल्स के, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो इनकी होती है, इनमें से कौन सा है जिसके पास कोई लॉसेस नहीं होते हैं ड्यू टू रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन के दौरान कोई लॉसेस नहीं होते। तो देखिए, एक्चुअली तीनों ही इनऑर्गेनिक है। ठीक है, मिनरल्स, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड सल्फर, दिस ऑल आर इनऑर्गेनिक। दिस ऑल आर इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो क्या हो रहा है ना कि इन तीनों ऑप्शंस ही इनऑर्गेनिक है। तो इनकी जब साइकिल्स होंगी तो ये डज नॉट हैव लॉसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन जो होता है वो मेनली होता है किसके थ्रू? ऑर्गेनिक मटेरियल्स पे होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे होता है जो आपका रेस्पिरेशन होता है। और इसलिए रेस्पिरेशन के अंदर हम बोलते हैं कि मेनली ऑर्गेनिक सब्सटेंस पार्टिसिपेट करेंगे और लॉस करेंगे ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, लेकिन इनऑर्गेनिक नहीं करेंगे। और आपको तीनों ही ऑप्शन इनऑर्गेनिक के दिए हैं, तो तीनों ही गलत है, इसलिए हम बोलेंगे ऑल ऑफ द अबोव। ऑल ऑफ द अबोव डज नॉट हैव एनी लॉस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ड्यू टू रेस्पिरेशन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14 is asking the sequence of communities of primary succession in water. अगर पानी के अंदर सक्सेशन हुआ, प्राइमरी सक्सेशन, तो उसका सीक्वेंस यहाँ पे पूछा है। ठीक है, और आपको ऑप्शंस भी दे रखे हैं, तो अब हम वन बाय वन ऑप्शंस देखते हैं कि क्या दे रखे हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया है फाइटोप्लैंक्टन, सैजेस, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। 1 minute, या फाइटोप्लैंक्टन, sedges, free-floating hydrophytes, rooted hydrophytes, and grasses and trees. सेकेंड ऑप्शन जो आपको दिया है वो आपको दिया है फाइटोप्लैंक्टन, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, रूटेड हाइड्रोफाइट्स, sedges, grasses and trees. थर्ड ऑप्शन आपको दिया है फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, sedges, फाइटोप्लैंक्टन, रूटेड हाइड्रोफाइट्स, ग्रासेस एंड ट्रीज। देखिए, सबके अंदर ना एक चीज आपको याद रखनी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कि जब भी पानी के अंदर इकोलॉजिकल सक्सेशन हुआ है, आज के टाइम पे हम क्या देखते हैं? पानी के अंदर अगर इकोलॉजिकल सक्सेशन हुआ है तो आज के टाइम पे जो है वो क्लाइमेक्स इकोसिस्टम रीच हो चुका है, पानी का क्लाइमेक्स कम्युनिटी रीच हो गई है। तो जो वाटर है, वाटर के अंदर हमें प्लांट्स दिखते हैं और फिशेस दिखती हैं, है ना, ग्रासेस दिखती है। इकोलॉजिकल बात की और बस प्लांट्स की बात करेंगे तो हमें प्लांट्स एंड ग्रासेस दिखती है। तो लास्ट आपका स्टेप होना चाहिए ग्रासेस एंड ट्रीज। तो फोर्थ ऑप्शन तो आपको इधर ही कट गया, क्योंकि इसमें लास्ट में लिखा है मेडो एंड ट्रीज, विच इज रॉन्ग। आपका लास्ट होगा ग्रासेस एंड ट्रीज। अब हम बाकी के ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट होना चाहिए फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन से शुरुआत हुई थी, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट से शुरुआत नहीं हुई थी।
तो थर्ड ऑप्शन भी हो गया रॉन्ग, क्योंकि वहां पे फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट से शुरुआत की है। फाइटोप्लैंक्टन के बाद जो थे फिर फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स बने थे, ठीक है। सेजेस नहीं बने थे, सेजेस तो एक्चुअली रूटेड हाइड्रोफाइट्स के बाद बने थे। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो फाइटोप्लैंक्टन के बाद ही सेजेस लिखा है, तो वो भी हो गया रॉन्ग। तो आपका राइट ऑप्शन होगा फाइटोप्लैंक्टन, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, रूटेड हाइड्रोफाइट्स एंड सेजेस, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसलिए आपका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन आए, फिर फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स आए, फिर रूटेड हाइड्रोफाइट्स आए, फिर सेजेस आए, उसके बाद ग्रासेस एंड ट्रीज आए। तो यही आपका सीक्वेंस है। अब इसमें जो मैंने सीक्वेंस बताया इसको याद रख लीजिए। अगर आपका क्वेश्चन आता है ये नीट में तो यू विल बी एबल टू आंसर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, द रिजर्वियर ऑफ द गैसेस टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल एग्जिस्ट इन। इसमें बोला है, रिजर्वियर के बारे में पूछा है, तो द गैसियस टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, रिजर्वियर का मतलब क्या है ये आप समझिए। रिजर्वियर का मतलब है कि समथिंग विच स्टोर्स। रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर का मतलब है समथिंग विच स्टोर्स। तो मैं स्टोर्स लिख देती हूँ इधर, ठीक है। तो इसमें आपको ना एटमोस्फेयर के लेयर्स दिए हैं ऑप्शन, स्ट्रेटोस्फेयर, एटमोस्फेयर, आइनोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। और आपको पूछा है इनमें से कौन सा एटमोस्फेरिक लेयर है जो रिजर्वियर है। मतलब रिजर्वियर इन द सेंस स्टोर भी नहीं बोलेंगे, जो बचा कुचा है आपका, है ना, बचा कुचा जो भी प्रोडक्ट है वो यहाँ पे आके डाल दिया जाता है, उनके लिए रिजर्वियर है, उनको स्टोर करता है। और कौन सी साइकिल की बात की है, बायो जियो केमिकल साइकिल की बात की गई है, ठीक है। जब बायो जियो केमिकल साइकिल होती है तो इसके जो भी गैशियस प्रोडक्ट्स निकलते हैं, उन गैशियस प्रोडक्ट्स को स्टोर करने वाला रिजर्वियर कौन सा लेयर होता है। क्या वो स्ट्रेटोस्फेयर होता है, क्या वो एटमोस्फेयर होता है, क्या वो आइनोस्फेयर होता है, क्या वो लिथोस्फेयर होता है। तो अगर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें, ठीक है, तो आप लिख के आएंगे एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर होता है एकदम नीचे की लेयर, जो आपके एकदम इमीडिएट लेयर है। उसके बाद आपकी लेयर होती है ये सब, आइनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। सबसे ऊपर होती है आपकी ट्रोपोस्फेयर, सबसे ऊपर आपकी होती है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद होती है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर होती है मेसोस्फेयर, फिर होती है आइनोस्फेयर। आइनोस्फेयर को हम थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं, एंड देन आता है आपको एटमोस्फेयर। तो जो एटमोस्फेयर है दैट इज द रिजर्वियर फॉर द बायोजियोकेमिकल साइकिल। आई होप यू आर क्लियर विद इट, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं करेगा। Question number 16. If the carbon atoms fixed by producers already have passed through three species, अगर कार्बन एटम जो प्रोड्यूसर्स के थ्रू फिक्स होते हैं, अगर वो पास करे 3 स्पीसीज से, द ट्रॉफिक लेवल ऑफ द लास्ट स्पीसीज शुड बी। ठीक है, तो देखिए दिस इज द वेरी बेसिक क्वेश्चन। मैं आपको अभी बता देती हूँ क्या है ये क्वेश्चन। डायग्राम देखिए राइट स्क्रीन पे, डायग्राम के थ्रू आसानी से समझ आ जाएगा आपको। लेफ्ट स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 हम कर रहे हैं, और राइट स्क्रीन पे एक डायग्राम है जो आपको रेफर करना है। पहले क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए और समझिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द कार्बन एटम्स फिक्स्ड बाय प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स क्या हो गए यहाँ पे, हो गए प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स क्या करता है, प्लांट्स करता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या करता है, प्लांट CO2 को इनटेक करेगा, CO2 को इनटेक करेगा और O2 को बाहर निकालेगा, ठीक है, O2 को बाहर निकालेगा। तो जब CO2 को इनटेक करेगा इसका मतलब है कि वो फिक्स करेगा CO2 को, CO2 को इनटेक करेगा इसका मतलब है वो फिक्स करेगा CO2 को, ठीक है, ये करता है आपका प्लांट। तो कार्बन और डाइऑक्साइड फिक्सेशन करता है प्रोड्यूसर्स। और उसके बाद क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि प्रोड्यूसर्स जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करता है, अगर उसको पास किया जाए थ्रू 3 स्पीसीज, इसका मतलब यह है कि उस प्लांट को अगर 3 स्पीसीज खा ले, क्योंकि प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल फिक्स हो गए हैं। अब इस प्लांट को अगर 3 स्पीसीज के थ्रू पास किया जाए, मतलब ऐसा नहीं है
पहले इसको एक स्पीसी खाए, फिर जो स्पीसी प्लांट को खाई है वो आगे उसको कोई खाए, एंड फिर जो जिसने इस स्पीसी को खाया है, इस स्पीसी को खाया है, इसको भी कोई खाए, तो ये थर्ड स्पीसी हो गया। और क्वेश्चन में बोला कि ये जो थर्ड स्पीसी आया, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या है? और ऑप्शंस आपको दिए हैं स्कैवेंजर, टर्शियरी प्रोड्यूसर, टर्शियरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, ये आपको ऑप्शन दिए हैं। तो राइट आंसर तो आपके सामने ही है। प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं टर्शियरी कंज्यूमर। तो योर राइट आंसर वुड बी टर्शियरी कंज्यूमर। अब देखिए डायग्राम, यहाँ पे प्लांट्स हैं, ठीक है। ये प्लांट CO2 को फिक्स करेंगे, इन प्लांट्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स कंज्यूम करेंगे, जिसमें आता है आपकी ग्रास होपर, बी, आन, बटरफ्लाई, ये इनको कंज्यूम करेंगे। अब ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है, इनको कंज्यूम करेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर, जिनमें आएंगे आपके रैट, स्पैरो, फ्रॉग। तो पहले स्पीसी में पास किया, अब दूसरे स्पीसी में पास किया, अब थर्ड स्पीसी में पास किया, और क्वेश्चन में थर्ड स्पीसी पे रुकना है। क्वेश्चन में बोला कि इस थर्ड स्पीसी को क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड टर्शियरी कंज्यूमर, जिसमें स्नेक, आउल ये सब आएंगे। ठीक है, तो योर राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी, विच इज टर्शियरी कंज्यूमर। आई होप यू आर क्लियर विद इट, और अभी तक इस चीज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे। Question number 17 is asking which of the following type of ecosystem is expected in an area where evaporation exceeds precipitation and mean annual rainfall is below 100 millimeter. इसमें बोला है किस तरह का इकोसिस्टम एक्सपेक्टेड है इस एरिया में जहाँ पे इवेपोरेशन प्रेसिपिटेशन से एक्सीड कर गया है, मतलब इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है, ठीक है, और प्रेसिपिटेशन कम हो रहा है। इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है प्रेसिपिटेशन से। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि जहाँ पे इवेपोरेशन ज्यादा हो रहा है वो बहुत ही गर्मी वाली जगह होगी, क्योंकि इवेपोरेशन हाई टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लीजिए क्या है। ग्रासलैंड, श्रबी फॉरेस्ट, डेजर्ट, मैंग्रोव। डेजर्ट सबसे गर्म होता है और सबसे कम रेन होती है वहां पे। रेन का भी यहाँ पे देखा है, मीन एनुअल रेनफॉल इज बिलो 100 मिलीमीटर। योर आंसर वुड बी डेजर्ट। डेजर्ट वुड बी योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका 18. The zone at the edge of the lake or ocean which is alternatively exposed to air and immersed in water is called pelagic zone. ठीक है, अब यहाँ पे एक जोन पूछा है। कौन सा जोन पूछा है? ये जोन पूछा है एट द एज ऑफ द लेक और ओशन। कोई भी ओशन आपका है तो इसका एज मतलब लैंड एंड ओशन के बीच का जोन पूछा है। ओशन या फिर लेक, कोई भी वाटर बॉडी और लैंड के बीच का जो जोन है वो होता है एज ऑफ द लेक और ओशन। और बोला है विच इज ऑल्टरनेटिवली एक्सपोज टू एयर एंड इमर्स्ड इन वाटर, मतलब ये जोन वाटर में इमर्स होनी चाहिए और एयर से भी ऑल्टरनेटिवली एक्सपोज होनी चाहिए। इस जोन के बारे में बताओ। तो ये बेटा जोन के ना नेम्स अलग अलग दे रखे हैं, किसी को पेलाजिक जोन बोलते हैं, किसी को बेंथिक जोन बोलते हैं, किसी को लैंटिक एंड लिटोरल जोन। ये आप एनसीईआरटी में पढ़ लेना कि कौन सी जोन क्या होती है। पर ये वाला जो इन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि एज ऑफ द लेक और ओशन विच इज ऑल्टरनेटिवली एक्सपोज टू एयर इन इमेंसली इन वाटर, ठीक है, ऑल्टरनेटिवली तो एयर से एक्सपोज होगा और पानी के अंदर इमर्स होगा, इमर्स्ड इन वाटर, पानी के अंदर इमर्स होगा और ऑल्टरनेटिवली एयर से एक्सपोज होगा, वो होता है आपका लिटोरल जोन। कौन सा होता है? लिटोरल जोन। और ये चीज आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। राइट स्क्रीन पे एक डायग्राम दिया लिटोरल जोन का। ये देखिए, ये कोई लेक या ओशन है और ये लेक और ओशन का एक एज है, ठीक है। एज है मतलब लैंड के कांटेक्ट में भी है। अब इस एज पे बहुत सारे प्लांट्स भी होंगे। अब ये जो प्लांट्स है ना, ये देखो पानी के अंदर से निकल रहे हैं, पानी के अंदर है लेकिन बाहर तक जा रहे हैं, तो एयर से भी एक्सपोज्ड है। तो बस इसी को लिटोरल जोन बोला है, ठीक है। यही आपका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है कि इडेफिक फैक्टर रेफर्स टू।
इडाफिक का मतलब आप समझ लीजिए, इडाफिक का मतलब होता है सॉइल, लैंड, सॉइल या फिर लैंड, ठीक है। तो इसमें फिर आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है, सीधे से टिक कर लीजिए, सॉइल आपका आंसर होगा, वाटर भी नहीं होगा, ह्यूमिडिटी, ऑल्टीट्यूड कुछ नहीं, सॉइल शुड बी योर आंसर, दैट इज कॉल्ड इडाफिक फैक्टर। लास्ट क्वेश्चन आपका, हम आ गए हैं एमसीक्यूज पे, और लास्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following is an ecosystem service provided by a natural ecosystem? इसमें पूछा है एक नेचुरल इकोसिस्टम के द्वारा इनमें से कौन सा सर्विस, इकोसिस्टम सर्विस है जो प्रोवाइड किया जाता है बाय अ नेचुरल इकोसिस्टम। और आपके ऑप्शंस दिए हैं, साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोशन, pollutant absorption and reduction of the threat of the global warming, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ दी अबव। बोलिए आप क्या बोलेंगे। मेरे हिसाब से तो सारी ही सर्विसेज हैं जो एक अच्छा नेचुरल इकोसिस्टम देता है। मतलब एक इकोसिस्टम अगर हम बात करें तो वो न्यूट्रिएंट्स को भी रिसाइकिल करता है, जो सॉइल के अंदर डेड एंड डिकेइंग मैटर हो जाते हैं उनके ऊपर जब डिकम्पोजिशन होता है तो जो बाद में न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं वो और एनरिच कर देते हैं सॉइल को, तो साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी होता है। फिर सॉइल इरोशन का प्रिवेंशन भी होता है। क्यों? क्योंकि जो भी सॉइल होती है नेचुरल के अंदर, नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर, उनके अंदर कुछ ना कुछ गंदे सब्सटेंस अगर चले भी गए तो इनके ऊपर माइक्रोब्स ना फीड करेंगे। जब माइक्रोब्स इनके ऊपर फीड करेंगे तो वो कुछ अच्छे फर्टिलिटी वाले केमिकल प्रोड्यूस करेंगे जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा थ्रू माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रोब्स इनको हेल्प करेंगे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में। तो मेरे हिसाब से सॉइल की इरोशन को ये बचाएंगे फर्टिलिटी बढ़ा के, ये भी करेगा ये भी करेगा। थर्ड है पॉल्यूटेंट एब्जॉर्प्शन एंड रिडक्शन ऑफ द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज ऑल्सो ट्रू। अगर कोई पॉल्यूटेंट होगा उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा एयर के अंदर, ठीक है, एयर उसको केमिकल रिएक्शन करके खत्म करेगा। एंड जितने ज्यादा हम नेचुरल इकोसिस्टम में प्लांट उगाते हैं, जितने ज्यादा हम प्लांट उगाएंगे, जितना ज्यादा ग्रीनरी होगा उतना ही ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, क्योंकि दीज प्लांट वर्क एज व्हाट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपने पढ़ा होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के चलते ये जो प्लांट्स हैं ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करेंगे। तो ये राइट ऑप्शन है सी बी, तो ऑप्शन तो आपका डी होगा, ऑल ऑफ दी अबव, सारे ऑप्शन ही सही है रिगार्डिंग नेचुरल इकोसिस्टम। ओके, so everything would be done, to be honest. Everything. From cycling of nutrients to prevention of soil erosion to pollutant absorption and reduction of the threat of the global warming. So your all options are correct options. So students, we now in this session, we are done with MCQs. And from next session, we will start with short answer, a very short answer type of questions first. ये आप देख रहे हैं नीचे very short answer type of questions दे रखे हैं। In this chapter, we had 20 MCQs and 19 very short answer type of questions. And then again, we have around 16 short answer type of questions and long answer type of questions हमारे 12 हैं. So students, from next session, we will start with all these questions. Till then, all the best and take care. Thank you so much.